हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप लोग बच्चों। मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। चूँकि हम लोग 9th क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और 9th क्लास का हमारा फर्स्ट लेक्चर भी हो चुका है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ओके, तो आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक लाइन लिखा था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आज थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, अब उसमें पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी, और एक और पार्ट होता है जो कि स्केलर एंड वेक्टर होता है। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी देखेंगे, उसके बाद वेक्टर एंड स्केलर देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्पीड एंड वेलोसिटी, और टाइम बचा तो एक्सेलरेशन वगैरह कवर कर लेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोगों को पता होगा क्या क्या चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं सेकेंड में, टेम्परेचर को कर सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब हम लोग मेजर इसको कर सकते हैं। तो जितने भी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए इसका छोटा सा डेफिनेशन जो एकदम सिंपलेस्ट होगा वो लिख देते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यही एकदम सिंपलेस्ट इसका डेफिनेशन है। अब 9th के बच्चे पूछेंगे CBSE वाले कि सर हमारे सिलेबस में तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कोई चीज़ दिया ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ICSE बोर्ड में ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, वहाँ पे बड़े डिटेल में फंडामेंटल एंड डिराइव को भी पढ़ना है, इवन डेट की स्केलर और वेक्टर भी बेसिक्स पढ़ना है वहाँ पे। और ओलंपियाड एंड NTSE कोई भी कंपटीशन के लिए जो 9th 10th पे कंपटीशन होता है उसके लेवल में ये सब पूछा जाता है। तो CBSE में नहीं है, लेकिन CBSE में ये तो दिया हुआ है ना कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहाँ पे वर्ड क्वांटिटी आ रही है ना, तो इसीलिए मेरे को फिजिकल क्वांटिटी समझाना पड़ रहा है। ओके, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम लोग माप तौल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग मास ले लेते हैं, मास को मेजर करते हैं केजी में मेजर करते हैं ना। चलो इसके नीचे इसका यूनिट भी लिख देता हूँ। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं किस में, मीटर में। फिर फोर्स को भी मेजर करते हैं न्यूटन में। एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। वर्क इसको मेजर करते हैं जूल में। ओके, ETC मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप ध्यान से नाम सुनोगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये बेसिक होगा, जो इसी पे सारा चीज़, ये एक तरह से बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी को जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या होता है, सेल होता है। वैसे ही इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक, सबसे निचला स्तर वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं
फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन? पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड सेकेंड होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये होता है दो तरह के। अब हम लोग फंडामेंटल को पहले डिफाइन करेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जो मेजरमेंट के लिए खुद इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब खुद के मेजरमेंट के लिए वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक, वो उसको मतलब मेजर करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद में मतलब कैपेबल है मेजरमेंट के लिए। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले का फंडामेंटल का देख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent for its measurement। मतलब ये अपना खुद का जो मेजरमेंट के लिए वो खुद इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। समझ में? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि अपना मेजरमेंट के लिए, खुद को मेजरमेंट के लिए वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और चीज़ पे, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब ये तो डेफिनेशन हो गया बेसिक। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ओनली 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के, जो कि 11th में भी इतना ही पढ़ना है और 9th में तो हालांकि ये CBSE में नहीं है, लेकिन ICSE बोर्ड में डिटेल में इसको पढ़ाया गया है और 11th में और ज़्यादा डिटेल्स में है। तो अभी से ही हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे ताकि हमें 11th भी इजी रहे। समझ में आया? और ये कुछ ज़्यादा टफ है नहीं कि 9th में पढ़ लेंगे तो सर कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुछ नहीं। जब ICSE बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, ओलंपियाड की तैयारी करने वाले पढ़ सकते हैं, NTSE के तैयारी करने वाले पढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी पहाड़ तोड़ने वाला है, दशरथ माझी वाला काम करना है? आराम से बैठ के पढ़ना ही तो है और ईजी समझा ही रहे। तो ईजी है ये। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 तरह के होते हैं। चलिए कौन कौन होता है उसको देख लेते हैं। तो पहला होता है मास। ओके, इसका यूनिट भी साथ में लिखते जाएंगे, जिसको हम लोग मेजर करते हैं SI यूनिट kg में। दूसरा लेंथ, इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। C होता है टाइम, इसको हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। टेम्परेचर, इसको मेजर करते हैं केल्विन में। ओके, करेंट, इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। मतलब इसका क्या है? ये इसका SI यूनिट है। EF, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम लोग मेजर करते हैं मोल में। ओके, F। एक होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। कैंडेला इसका SI यूनिट है। ओके, ठीक। तो ये 7 तरह के फिजिकल क्वांटिटी है। मास, जिसको हम लोग SI यूनिट क्या है? kg। लेंथ
जिसका मीटर है, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, ओके, करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे या 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे मोलिकुलर वेट वगैरह, एटॉमिक वेट, ये सब एटॉमिक मास, तो वो सब क्या होता है मोल में, वो बहुत मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब मैटर को जो माइक्रोस्कोपिक मैटर होते हैं ना उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मोल में मेजरमेंट करते हैं। कोई भी सबस्टांस जो कि माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटा है, जो हमारी नंगी आंखों से नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला जो मास हुआ, एटम का मास हुआ, मॉलिक्यूल का मास हुआ, वो सब मास को हम लोग मेजर करते हैं मोल में। अब यहाँ पे एक लुमिनस इंटेंसिटी, इसमें बच्चे बड़ा पूछते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, ये नया चीज़। तो लुमिनस वर्ड आप लोग पढ़े होंगे। लुमिनस वर्ड कहाँ से आता है, मतलब इल्यूमिनेशन से आता है। जैसे बल्ब है, बल्ब कभी आप लोग घर में देखते हैं कि कभी वोल्टेज कम होता है तो डिम हो जाता है, मतलब उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है, और जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो जो उसका ब्राइटनेस का जो इंटेंसिटी होती है ना, उसी को लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। जो देखिए अभी जो हमारे यहाँ पे मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्या है, अभी थोड़ा सा वोल्टेज कम है तो अभी ब्राइटनेस हल्का कम है, ठीक ना। तो ये जो ब्राइटनेस का जो मेजरमेंट है, ये जो मेरे जो क्लासरूम का जो ब्राइटनेस का जो इंटेंसिटी है, उसी को बोलेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब बल्ब कितना ब्राइट है, उसकी ब्राइटनेस की इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो पैरामीटर है उसको क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। एंड उसको मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला। ठीक, जैसे मास को मेजर केजी में करते हैं वैसे ही लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब दो एक और होता, दो मतलब फिजिकल क्वांटिटी और होते हैं, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी। एक होता है रेडियन, ओके, और दूसरा होता है स्टेरेडियन। देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक वगैरह होगा तो मैं छोटा छोटा स्पेलिंग मिस्टेक करते रहता हूँ, तो आप लोग मैच कर लेना, अपना हिसाब से देख लेना। ठीक, अब देखिए, अब ये रेडियन क्या होता है। रेडियन को हम लोग में प्लेन एंगल, आप लोग जो हम लोग एंगल अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं 90 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री तो अभी तक नहीं पढ़े होंगे 9th 10th वाले, 11 12 में पढ़ेंगे। 180 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब जो अपन जो पढ़ते हैं एंगल, वो रेडियन में मेजरमेंट होता है, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। ओके, एक होता है स्टेरेडियन, ये होता है सॉलिड एंगल। चलो इसको लिख देते हैं, प्लेन एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ओके, तो प्लेन एंगल तो आप लोगों को पता है, प्लेन एंगल आप लोगों को पता है, ओके, कि क्या होता है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी एंगल है उसको प्लेन एंगल। लेकिन ये सॉलिड एंगल एक नया चीज़ आ गया है। सर ये किस परिंदा का नाम है, ये आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। तो सॉलिड एंगल होता है जो आप लोग कोन वाला जो आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम तो आप लोग बच्चे बहुत पसंद करते हैं, खास करके गर्ल्स चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम खाते हैं। जो कोन हम लोग कॉर्नेटो वगैरह खाते हैं या जो भी फ्लेवर हो, ठीक, तो वो जो कोन होता है, जो कोन का जो एंगल होता है ना, उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए, ऐसे मान लीजिए इस टाइप का हमारा आइसक्रीम का कोन रहता है, ओके, और इसमें ये आपका आइसक्रीम भरा हुआ है। ओके, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला शायद दिख रहा होगा, हाँ दिखना तो चाहिए, फ्रेम में आ रहा है, हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये जो एंगल है कोन का, ये एंगल जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक, तो ये भी दो जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है और ये हमें कहीं पे पूछता भी नहीं है। ये जेईई मेंस एडवांस वगैरह जो पढ़ते हैं बच्चे, जो कंपटीटिव वो लोग हैं, आता है, लेकिन जनरली आपको फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूछेगा तो यही 7 है। ठीक, ये एक्स्ट्रा है, कोई जो ओवर स्मार्ट बंदे बनते हैं ना, आपको परेशान करने, तो उनकी जो बीमारी का इलाज है ये रेडियन और स्टेरेडियन। ओके, थोड़ा ये सब एक्स्ट्रा है चीज़ है, तो इसको भी याद रखिएगा। वैसे ये यूज में नहीं आते हैं,
ये एंगल आएंगे फिजिक्स में 11-12 में, लेकिन ये जो रेडियन स्टेरेडियन अभी आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। आप लोगों को अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में यही 7, 5 ये और ये 2 साथ ही रखना है। और इन 7 के अलावे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब डिराइव क्वांटिटी है। इन 7 और ये 2 9, मतलब ये 2, मतलब ये 7 और ये 2 ब्लैक वाले रेडियन एंड स्टेरेडियन, इन 9 के अलावे जितने भी हम लोग फिजिक्स में टर्म पढ़ेंगे जिसको मेजर कर सकते हैं वैसा फिजिकल क्वांटिटी, इन 7 के अलावे जिसको मेजर करते हैं वो सब किस में आएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। तो चलिए देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिराइव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न, कहीं से न कहीं से ये उत्पन्न हुआ है, ओके, डिराइव हुआ है। तो डिराइव वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट होगा। और किस पे डिपेंडेंट होगा? तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा, ओके। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर, which are dependent on other for its measurement, या ये भी बोल सकते हैं डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलना हमेशा सही नहीं रहेगा, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी के मिल के भी, 2 डिराइव मिल के भी एक डिराइव का मतलब डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं, या एक फंडामेंटल एक डिराइव मिल कर के भी डिराइव बना सकते हैं, या 2 फंडामेंटल मिल करके डिराइव बना सकते हैं। तो केवल फंडामेंटल अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम बोल देंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं भाई, दोज फिजिकल quantities which are dependent on other for its measurement is called derived फिजिकल क्वांटिटी, ओके। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, किसके लिए? अपना मेजरमेंट के लिए। और फिजिकल ये फंडामेंटल क्या था? वो इंडिपेंडेंट था, फंडामेंटल इंडिपेंडेंट था और ये डिपेंडेंट है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे मैं स्पीड का लेता हूँ, स्पीड, ओके। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर ध्यान से देंगे तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी में मैंने मास, लेंथ और टाइम लिया था, ओके, लिया था ना। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो इसको हम लेंथ लिख देते हैं भाई। क्या लिखेंगे बच्चों? लेंथ, ओके। और ये टाइम है, ठीक। तो देखो डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिल करके ये डिराइव क्वांटिटी का डेरिवेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का उत्पत्ति हो रहा है, ओके। अब वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? लेंथ है, वो भी तो एक लेंथ है ना, लेंथ को मेजर कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और टाइम, टाइम तो फंडामेंटल है ही, तो फंडामेंटल अपॉन फंडामेंटल क्या हो गया? डिराइव को इसने प्रोड्यूस किया, ये क्या है? डिराइव है,
डी फॉर डिराइव, ये भी डी है, ये डिवाइडेड बाई डी नहीं है, डिवाइडेड बाई डी मत समझ लेना, डी मतलब डिराइव मतलब लिख दिया। चलो यार लिख देता हूँ पूरा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग। ठीक, ये है। मान लीजिए फिर मैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ठीक। अब मास यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और एक्सेलरेशन डिराइव होता है। अभी देखते हैं एक्सेलरेशन डिराइव कैसे होता है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, ठीक। तो देखिए एक्सेलरेशन दो क्वांटिटी को मिलने से बन रहा है, एक जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फंडामेंटल। देखिए यहाँ पे डिराइव और फंडामेंटल दोनों मिल करके डिराइव बना रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है अभी निकाला ना, डिराइव है, और ये क्या है फंडामेंटल टाइम है। ठीक, तो डिराइव और फंडामेंटल मिल करके डिराइव बना रहे हैं। अब देखिए फोर्स वाला केस में देखेंगे, फोर्स खुद डिराइव है लेकिन किससे बन रहा है, फंडामेंटल। मास क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक्सेलरेशन क्या है डिराइव। तो यहाँ पे फंडामेंटल और डिराइव, यहाँ भी डिराइव एंड फंडामेंटल। तो कहने का मतलब कि जितने भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो सब किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बना है। मतलब या तो फंडामेंटल या डिराइव या डिराइव फंडामेंटल या सिर्फ फंडामेंटल और फंडामेंटल से मिल करके बना है। मतलब कम से कम दो चीज़ों को, दो क्वांटिटी को मिलने से जो बनता है ना उसको डिराइव बोल सकते हैं। एक लाइन में लास्ट में बोल सकते हैं ना कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मिलने से जो तीसरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, मेन जो हमारे काम की चीज़ है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो चलो जानकारी के लिए कि पूछ देता है, आगे हमें आना है पढ़ना है तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, लेकिन अभी जो 9th में हमारा काम की चीज़ है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको देखेंगे। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी होता है दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, मतलब आपके बुक में दिया होगा, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट भी रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके, आप लोग 9th वाले के बुक में होंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन आप जो दूसरे बुक पढ़ेंगे रेफरेंस बुक या 11th के बुक में जाएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट भी होना चाहिए। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी या दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन, मतलब तीनों होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, बड़ा अच्छे से सिंपली समझेंगे, बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि स्केलर और वेक्टर कैसे होते हैं और आप लोग भूलोगे नहीं। ओके, चलिए तो फर्स्ट लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे क्वांटिटी आया ना, इसीलिए मैं पूरा क्वांटिटी अभी पढ़ाया। स्केलर क्वांटिटी आया ना, इस क्वांटिटी वर्ड के लिए मेरे को पूरा फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी पढ़ाना पड़ा इस एक वर्ड के चलते, इसके वजह से, इस क्वांटिटी वर्ड की वजह से मेरे को पढ़ाना पड़ा। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल एक लेता हूँ कि मान लीजिए मैं बोला कि 15 मीटर। ओके, ये जो 15 है, ये 15 अलग है और मीटर अलग है, मतलब है 15 मीटर। ठीक, मीटर किस चीज़ को मेजर करता है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है ना। और 15 उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा बता रहा है कितना है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट। ये यूनिट है ना, मीटर है ना। 15 मीटर यानी कि 15 क्या है मैग्नीट्यूड है, नंबर है ना, जो न्यूमेरल वर्ड रहेगा उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, नंबर।
1 से 1000, 10,000, 20,000, 10 लाख, करोड़, जितना भी हो, ये नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। मतलब वो उसका साइज है कितना, उसका मात्रा। ठीक, अगर 15 केजी रहता है तो मतलब कितना, 15 केजी होता है ना, क्वांटिटी को शो करने के लिए। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। एंड यूनिट, मीटर क्या है, यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर। ओके, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब लेते हैं 15 मीटर नॉर्थ। क्या लिया, 15 मीटर नॉर्थ। अब देखिए सॉरी, 15 क्या है, एज यूजुअल मैग्नीट्यूड, MAG शॉर्ट में लिख दिया मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मीटर यूनिट। ओके, और ये नॉर्थ, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है ना, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा, तो ये क्या है, डायरेक्शन। ओके, ये क्या है, डायरेक्शन। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन आता है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट, ये प्लस लिख रहा है, इसका मतलब जोड़ना नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए कि ये तीनों साथ रहेंगे, प्लस डायरेक्शन, ये ठीक। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो बहुत तुम लोग कंफ्यूज हो गए। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, ये तीनों रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। स्केलर में क्या है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलने लगेगा। जोड़ना, सर ने ऐड लिखा यानी कि दोनों को जोड़ना है। अरे जाहिल लोग वो नहीं होता है ऐड का मतलब बस समझाने के लिए बोला था, वो जोड़ना वगैरह नहीं है। मैं तुम लोगों को समझ रहा हूँ तुम्हारा दिमाग कितना चल सकता है, इसलिए मैं अपनी गलती को यहाँ सुधार दिया। नहीं तो मैं गलती करूँगा, तुम लोग उसको ब्लंडर बना दोगे, बहुत बड़ा गलती बना। ठीक, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होगा उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें देखो यहाँ 15 मीटर नॉर्थ, यहाँ पे डायरेक्शन भी एक स्पेसिफाई कर दिया गया, मतलब बता दिया गया है कि 15 मीटर जो लेंथ है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन आ गया यानी कि एक फिक्स हो गया, उसको पता चल गया, स्पेसिफाई यहाँ पे किया जा रहा है कि किधर 15 मीटर, नॉर्थ की ओर। ये नॉर्थ है मेरे साइड, अभी मेरा जो फेस है ईस्ट में है, अभी मेरा फेस ईस्ट में है, ये नॉर्थ साउथ। अब मेरा पीछे क्या होगा, बोर्ड, वाइट बोर्ड क्या है, वेस्ट में है। ठीक, तो नॉर्थ यानी कि ईस्ट साइड। माइक भाई थोड़ा शांत रहा। ठीक, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हो तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर। एंड वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन होना इम्पोर्टेंट है, तो डायरेक्शन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो चलो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी तो यहाँ पे सारे चीज़ समझ में आ ही गए। ठीक, ओके, इसको मैं ब्लॉक बना दे रहा हूँ, ये स्केलर वाला पार्ट है और ये वेक्टर वाला पार्ट है, अलग अलग हो गया। तो इसको इतना में डेफिनेशन लिख देते हैं छोटा, दोज क्वांटिटीज which have magnitude and unit is called scalar quantity। ओके, ये हो गया। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मास, मास वो मेरी जंग वाला मास नहीं है, मास वाला मास नहीं है, ये मास मतलब वजन, जो खरीदने जाते हैं ना, कितना केजी चावल वगैरह, चीनी 5 केजी चाहिए, 10 केजी चाहिए, वो वाला मास है। ठीक ठीक, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ यूनिट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 15 केजी, तो 15 क्या है, 15 हो गया मैग्नीट्यूड, और केजी क्या है, यूनिट। मास हो गया। लेंथ,
ओनली लेंथ, लेंथ मैं बोल रहा हूँ नहीं, चलो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, लेंथ लिखूँगा तो डिस्टेंस लिखता हूँ। क्या लिखूँगा? डिस्टेंस। लेंथ में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाता है, ठीक। तो डिस्टेंस लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोगों का, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, इसको भी मेजर करते हैं क्या मीटर में ना, तो मान लो 15 मीटर, ये देखो जो 15 मीटर लिखा है वही मैग्नीट्यूड और यूनिट आ गया, ओके। और क्या लिखा है? टाइम, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है? टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं ना, मान लो 10 सेकेंड है तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट। टेम्परेचर मान लीजिए ये केल्विन में है, ठीक, इसका यूनिट केल्विन में होता है, ओके। अब कुछ यहाँ पे कोई भी मात्रा लिख दो, क्या लिखे यहाँ पे? 200 400 कुछ भी लिख देते हैं। 400 केल्विन कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्या, कि कम होगा? जो भी है, ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। ये सब क्या है? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। स्पीड, एक स्पीड भी होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर करते हैं किस में? मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? यूनिट। देखिए सब में मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आ रहा है, यानी कि ये क्या है? सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो अभी अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अगला टॉपिक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। मुलाकात हो गई जिसे डरते थे, वही बातें तो वेक्टर क्वांटिटी अभी पढ़ेंगे, ओके। अकेले बोर हो रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते, कोई है नहीं, अकेले रूम में रात के 10 बज रहे हैं, 10 सवा 10 हो रहे होंगे, खाना खा कर के नींद भी थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। काम है, नींद है या कुछ भी है, काम तो करना ही है, वही सेम एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ करना है। इसीलिए थोड़ा गाना भी गुनगुना दिया कि मेरे को भी मन लगा रहे और बाकी आप लोगों को भी थोड़ा सा मन लगा रहे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, जो कि अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? आप लोगों को अभी पता चल चुका है। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन हो। दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। लिख देते हैं यार, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिख दिया MAG, मैग्नीट्यूड कॉमा है ना, हाँ कॉमा, यूनिट एंड डायरेक्शन, ठीक। ये तीनों जिसके पास रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो चलिए इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है ना, जो हम लोग पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में, वो होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एकदम पहला एग्जाम्पल ही डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है तो उसी से रिलेटेड हम लिख लेते हैं वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी है तो इसी से रिलेटेड हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो फोर्स, ठीक। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर बाद में जा कर के इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब
जो चार्ज के अराउंड जो एरिया रहता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ETC लिख देते हैं। अब कितना एग्जाम्पल लिखे, ठीक, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक। जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन तीनों हो तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल लिखे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद इत्यादि लगा दिया। बाकी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिक्स आप पढ़ो, फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिलते रहेंगे, उसका इशू नहीं है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स। अब बताइए, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर इतना ये क्वांटिटी इतना देर से क्यों खेल रहे हो, आधे घंटे से, आधा घंटा होगा सिर्फ क्वांटिटी। इसलिए खेल रहे बेटा ना कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, और उस पर मैंने जहाँ पे लिखा था कि SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, उसके नीचे एक लाइन में लिखा था कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। फिर उसके अगले लाइन में मैंने लिखा था SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ओके। फिर उसके बाद वाला लाइन में जो फोर्थ लाइन था उसमें मैंने लिखा था कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैं वहाँ पे स्पेसिफाई, वहाँ पे एम्फेसिस किया था कि मैं अगले लेक्चर में स्केलर एंड वेक्टर को अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इसीलिए ये सब ताम झाम जो आधे घंटे से जो चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि जो वर्ड आ जाएगा हमारे डेफिनेशन में, जो वर्ड आ जाएगा उस हर एक वर्ड का मीनिंग हमें सीख के जाना है, ठीक। क्योंकि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री नहीं, इसमें अपवाद नहीं चलता है, एक्सेप्शन नहीं चलता इसमें, ये फिजिक्स है। इसके हर एक चीज़ के पीछे इसका लॉजिक होता है, रीजन होता है। बिना लॉजिक, बिना रीजन का फिजिक्स का कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, और इसका मीनिंग नहीं रह पाता। इसलिए हमें हर एक वर्ड का, जो वर्ड आएगा उसका बारीकी से उसका मतलब हमें समझना है, और उसको मतलब समझने के लिए सब आधे घंटे 35 मिनट से ये सब चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक टॉपिक वहाँ पर आ गया था कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने छूट गया था मेरे से, ठीक। अब चूँकि स्क्रिप्ट तो है नहीं कि सर ये जा कर के बोलना है, जो माइंड में है कुछ छूट गया, एक आध लाइन छूट जाती है। अब हम एक्टिंग तो यहाँ कर नहीं रहे कैमरे के सामने रट करके, यहाँ पे कोई मूवी चल रही है, यहाँ पे एजुकेशन टीचिंग चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, इसका मतलब याद आती है, तो फिर हमें उसे बताना पड़ता है, ठीक। तो वैसे ही मेरे को याद आया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही भूल जाएंगे तो फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो सबका डायरेक्शन जो है ना डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि एक लाइन है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ओके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दिया था ना, हाँ बता दिया था, ठीक। तो ए से बी की ओर कोई बॉडी है, मान लो ये बॉल ही बना देता हूँ, बॉल ए से बी तक गया, ओके, ये बॉल है, ठीक। अब ए से बी जा रहा है, ओके। तो बॉल का ये जो पोजीशन है पहले वाला, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इनिशियल पोजीशन। ये क्या बोलते थे, इनिशियल पोजीशन। और ये जो बाद में जो जहाँ पे पहुँच गया, फाइनल कहाँ पे पहुँचना है, बी पे, तो इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ओके। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। यही होता है ना हमारा, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका डायरेक्शन किधर है डिस्प्लेसमेंट का। तो जब डायरेक्शन पूछा जाएगा ना, तो आपको देखना है कि जो बॉडी मूव कर रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है या फाइनल से इनिशियल की ओर आ रहा है, ठीक। आपको ये देखना है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इनिशियल से फाइनल की, देखो ये एरो डायरेक्शन शो कर रहा है, एरो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि मतलब ये ए से बी की ओर जा रहा है। ए पॉइंट क्या है, इनिशियल पोजीशन है, बी पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन, मतलब बॉल को ए से बी तक पहुंचना है, ठीक ना, बी तक पहुंचना है, यानी कि बी क्या है,
फाइनल डेस्टिनेशन है उसका, यानी कि यहीं तक जाना है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल की ओर होगा, यानी कि ए से बी की ओर होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ displacement is from initial position to final position ठीक, ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक, एक और चीज़ लास्ट लेक्चर में शायद हो गया था या मुझे लग रहा है छूट गया था, चलो फिर बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कि कब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहते हैं, कब क्या होता है। ठीक, तो एक चीज़ होता है, एक लाइन में यहाँ पर नोट करके लिखूँगा कि डिस्टेंस, बड़ा लिखूँगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये नोट है, याद रखना। ठीक, डिस्टेंस जो होता है ना हमेशा या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल टू रहेगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम मतलब 98-99% केसेज में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहता है। ठीक, एक केस में ये इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट का, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो, तो उस स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल किए थे, ये वाला बॉल है, ये सतह है, बॉल यहाँ तक गया, यहाँ से फेंके थे और यहाँ पे गया। ठीक, ये कुछ 20 मीटर था। ठीक था ना, 20 मीटर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ गया, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। ठीक, अब देखो यहाँ से जब यहाँ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलो कि कहाँ से कहाँ बॉल गया। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू कितना है, 20 मीटर। ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और वो वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसे ही अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेता हूँ ए पोजीशन एंड ये कोई बी पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक गया और ये इसका जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब इन दोनों का पोजीशन के बीच में, ए और बी के बीच में। ओके, अब इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस केस में भी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये चीज़ें कुछ है। अब एक केस आता है कि किस केस में, हाँ देखिए, डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, जीरो से मतलब ग्रेटर दैन जीरो रहेगा। ओके, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है, ओ पॉइंट मान लिया मैं इसको। अब यहाँ से कोई बॉडी है, कोई बॉडी ये इधर बी पॉइंट पे गया, ठीक, इधर गया तो ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। ओके, ये यहाँ गया बी पे, ठीक, बी पे गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, क्या है, पॉजिटिव। फिर यहाँ से यहाँ पे आया, ओ पे फिर से आ गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। अब देखिए, मान ली यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इसको मन हुआ कि थोड़ा इधर भी ट्रेवल कर ले, थोड़ा इस डायरेक्शन में, तो इधर आ गया,
ये कोई पोजीशन हो गया सी, ए कहाँ गया भाई, ए इसको मान लेते हैं, चलो ए बी और फिर यहाँ पे सी आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब सी पे आ गया तो इसका देखो पहले यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गया फिर जीरो पे आ गया। ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है। ए से बी तक गया तो पॉजिटिव, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका था, फिर वो लौट के वापस ए पे आ गया, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो देखो जीरो और पॉजिटिव दो केस हो गया। अब जीरो से फिर देखो इस लेफ्ट साइड में आ गया, यानी कि निगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर ये इधर आ गया, तो ये क्या हो गया निगेटिव। और फिर यहाँ से इसको घूमने का मन किया, फिर ये वापस यहीं पे आ गया। ये कुछ ऐसे बनाना चाहिए था मेरे को, ये यहाँ गया, ओके ठीक, और ये ऐसे आया और फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक। ये ऐसे एरो बना रहे थे, अच्छे से आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, ओके। फिर यहाँ आया, यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और फिर ये रिटर्न करके फिर यहाँ पे जीरो पे आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, जीरो। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखो जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस कभी ना जीरो होगा ना निगेटिव होगा। समझ में आया? तो आई होप कि जितने भी टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह पढ़ेंगे, फिर ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और धन्यवाद आप लोगों का।